नमस्कार, आप तो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। ये आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हुई। इस दौरान भारतीय सेना ने शुक्रवार को ही पैरा कमोडोस को उतार दिया था। इस मुठभेड़ में अभी तक आतंकी मारा गया है, जबकि 5 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक हवलदार नीलम सिंह, नायक अरविंद कुमार, लॉन्स नायक आर.एस. रावत, प्रमोद नेगी और एस छेत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत और प्रमोद नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि 2 शहीदों के पार्थिव शरीर यहां पहुंचे हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कहीं न कहीं ये हम सबके लिए गौरव की बात है। रुचिन सिंह रावत और प्रमोद नेगी 2 शहीदों के पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और सर्वोत्तम जो बलिदान होता है उसको किया है। कहीं न कहीं हम सब के लिए गौरव की बात भी है, वहीं दुखदायी क्षण भी हैं उनके पारिवारिक जनों के लिए, उनके सभी मित्रों के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके परिवार के लोगों को इस असमय आए दुख को सहने की शक्ति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इन बैठकों के दौरान सीएम धामी प्रदेश के विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित किए जा रहे योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके तहत सशक्त उत्तराखंड @25 को लेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है। सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने और विभागों की ओर से तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोडमैप पर चर्चा के साथ ही उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसको पूरा करने के लिए लगातार सभी विभागों की बैठकें की जा रही हैं। सभी विभागों का एक जो हमने फ्रेम बनाया है, उनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप कितना कार्य हुआ है, ये बैठक निरंतरता से चल रही है। इसके पीछे हेतु है कि जो भी हमने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें और सशक्त उत्तराखंड जो हमारी थीम है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की दिशा में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, उसमें कहीं विलंब न हो। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के हित में लिए जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा। यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। इसके साथ ही भट्ट ने कहा कि धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रदेश सरकार बेहद कठोरता से कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि हम एक अध्यादेश भी ला रहे हैं जिसमें भूमि खरीद की प्रक्रिया में व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच हो अनिवार्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप है, इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यूपी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित में हमारे लिए जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत एक बड़ा विषय इस प्रदेश के अंदर रखा है। 2 बातें महत्वपूर्ण, एक तो जमीन की खरीद फरोख्त, खरीद के समय खरीदने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जानकारी भी आवश्यक है, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर जिस प्रकार से लैंड जिहाद का अभी मामला चल रहा था, और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया, लेकिन जहां जहां तथाकथित मजारें तोड़ी जा रही है, कोई भी व्यक्ति उस पर अपना हक जताने नहीं आया है, ना उसके लिए जो अफसोस मिले हैं। तो तथ्य थे, प्रमाण थे, सरकार के पास सब प्रकार की जानकारी थी और इसलिए कहा गया कि इस प्रकार से जो जमीनें सब जगह घेरी जा रही है उसको रोकने का सरकार ने कानून बनाया, प्रयास किया, सब जगह वो हटाई जा रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए विशेष सोचा गया कि अगर उत्तराखंड का उद्योग के नाम पर भूमि जो लोग ले रहे हैं, बाद में खुर्द कर रहे हैं,
तो आखिरकार एक नीति बने, नीति के आधार पर यहाँ पर जमीनें बिके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो या फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार, एक तरफ जहां दिल्ली में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवान आरोपों की झड़ी लगा रही हैं, तो वहीं जगह जगह बीजेपी के नेताओं पर तमाम आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आए दिन मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी इसका कोई जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो या फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार, कहीं न कहीं बीजेपी पर एक तरफ आरोप लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवान आरोपों की झड़ी लगा रही हैं, तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो जगह जगह बीजेपी के नेताओं पर तमाम आरोप लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आए दिन मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक बीजेपी कोई भी जवाब नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता ने भी बहुत ज़्यादा मैंडेट दिया है, तो थोड़ा तो भुगतना ही पड़ेगा। एक मंत्री के ऊपर स्वर्ण पदक विजेता जो है वो यौन आरोप लगा रहे हैं कि यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। एक लड़की अपनी बेटी के डीएनए टेस्ट के लिए दर दर भटक रही है, और एक मंत्री जो है वो कभी बैकडोर भर्ती घोटाले में उनका नाम आ जाता है विधानसभा के, और कभी वो सड़कों में मारपीट पे आते हैं। अभी 1-2 साल पहले किसी अपने ही कार्यकर्ता के साथ इधर कहीं आसपास ही हरिद्वार के आसपास कहीं गाली गलौज करते हुए भी एक वीडियो आया था। टेम्परामेंट ठीक नहीं है और अति उत्साही हो गए हैं लगातार जीत से, और ना जनता दिख रही है। सामाजिक हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेसी नेताओं की ओर से मंच पर बैन लगाने और इसकी तुलना विवादित संगठन पीएफआई से करने पर हिंदुओं का आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष कैलाश गड़िया के नेतृत्व में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बागेश्वर नगर के चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और भविष्य में इसके खिलाफ आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। इस मौके पर हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए बागनाथ मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान से देश प्रेमी और देश विरोधी संगठनों में अंतर को समझने की बुद्धि का ज्ञान कांग्रेस के नेताओं को देने की प्रार्थना की। यदि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल, इस दल पर जो है कांग्रेस सरकार वहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगी और कांग्रेस पार्टी द्वारा वहां पर बजरंग दल का कर्नाटक राज्य में पीएफआई जैसे विधर्मी और आतंकवादी संगठन के साथ जो है बजरंग दल का क्या किया जा रहा है उसकी तुलना की जा रही है। तो हम आज बागेश्वर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये संयुक्त रूप से तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया। पहले एसबीआई तिराहे के पास हमने वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के नेताओं का वहाँ पर पुतला दहन किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, ऐसे भड़काऊ बयान जिनके रहते हैं, ऐसे विधर्मी नेताओं के जो है बुद्धि की शुद्धि के लिए यहाँ पर बागनाथ मंदिर के इस प्रांगण में हमने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया और यहाँ पर एक मंत्रणा की आपस में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के गोलजू मंदिर में हवन यज्ञ किया। आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया।
उन्होंने बजरंग दल को बदरंग दल बताते हुए कहा कि आखिर जोशीमठ आपदा और अंकिता भंडारी हत्याकांड के समय बजरंग दल के कार्यकर्ता कहां थे, उस समय इन्होंने क्यों अपनी आवाज नहीं उठाई। साथ ही दिल्ली में पहलवान धरना दे रहे हैं, आखिर वहां भी ये क्यों चुप हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हमारे कार्यालयों में तोड़फोड़ कर उपद्रव मचा रहे हैं, इसलिए हम इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और बजरंग दल के नेताओं की गुंडागर्दी काबू में आ सके। है वो देश में कहीं ना कहीं पर इसी जो अराजकता और जिसे कहते हैं कि गुंडागर्दी कहीं पर फैलानी हो तो निश्चित रूप से बजरंग दल उसमें आगे रहता है। मैं इस बजरंग दल से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ केदारनाथ जी में आपदा आई थी तब ये बजरंग दल वाले लोग कहाँ थे? जब हमारे यहाँ जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई तब ये बजरंग दल के लोग कहाँ थे? जब हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरा प्रदेश सड़कों पर था, हमारी माँ बहनें सड़कों पर थी, तब ये बजरंग दल वाले लोग कहाँ थे? और आज जब हमारे देश के ओलंपियाड जिन्होंने जो देश में जो जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, तब ये लोग बजरंग दल वाले कहाँ हैं? निश्चित रूप से ये लोग एक भाजपा का एक अनुसारी संगठन है और वो भाजपा के लिए काम करने वाले लोग हैं और भगवान राम को और भगवान हनुमान जी को ये लोग उनका सहारा लेकर के ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम लोग सुबह शाम भगवान राम का पाठ करने वाले लोग हैं, भगवान हनुमान जी का पाठ करने वाले लोग हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से आज देश की राजनीति को एक धर्म संप्रदाय जाति में ये सरकार बांटने का काम कर रही है, हम उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और हम लोग चाहते हैं कि हे राम जी, हनुमान जी, आप इनको बुद्धि शुद्धि दीजिए और ये निश्चित रूप से जिस तरीके की अराजकता और जिस तरीके का माहौल इस देश में बनाने का काम कर रहे हैं, इनकी बुद्धि शुद्धि है और ये देश के लिए अच्छे कामों में अपना योगदान दें, यही हम लोग चाहते हैं। जब संकट आता है तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनने हंडोल पीरा, तब तक हनुमान जी को जपना पड़ता है। आज हमारे प्रदेश में संकट है, आज हमारे देश में संकट है। सरकार समस्याओं का निदान करने के लिए होती है, लेकिन सरकार किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रही। तो इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये यज्ञ किया गया है, हनुमान जी की चालीसा पढ़ी गई है, हनुमान जी को याद कर रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि बल बुद्धि विद्या देवी मई हरो क्लेश विकार, इनका जरा बल बुद्धि दो और इनकी बुद्धि शुद्धि करो ताकि। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिप्रसाद टमटा की मूर्ति के सामने सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ एक दिन का उपवास किया। दरअसल रावत सरकार में अल्मोड़ा के गुरुदाबांज में हरिप्रसाद उन्नयन की स्थापना की गई थी, जिसमें अनेक कार्य भी हो चुके थे, लेकिन वर्तमान में इस संस्थान को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान लाखों लोगों के रोजगार का साधन बन रहा था और यहाँ की शिल्पियों को विकसित करने के लिए शिल्पी लोगों का सम्मान भी जुड़ा है। लेकिन आज की सरकार ने इस बहुउद्देशीय संस्थान को बंद कर दिया है, जिसके लिए आज एक दिन का उपवास रखा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 2 अक्टूबर से 24 घंटे के उपवास के साथ आगे बढ़ा जाएगा। ये मुद्दा न केवल बहुत संवेदनशील है, बल्कि इस राज्य के भविष्य के लिए, लाखों लोगों के रोजगार के लिए, लाखों लोगों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये एक बहुत बड़े समाज के हिस्से के सम्मान का प्रश्न भी है। 2015-16 में तत्कालीन सरकार ने गरुड़ाबांज में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जो एक समाज सेवक थे, जिन्होंने शिल्पी समाज को शिल्पकार का संबोधन दिया, उनके नाम पर शिल्पी संस्थान बनाने का, एक बहुउद्देशीय संस्थान बनाने का निर्णय लिया। उस पर काम शुरू हुआ, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन आज 6 साल बीत गए हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये उन सारे कर्मशील लोगों का अपमान है जो हाथ का काम करते हैं। ये उन सब लोगों का अपमान है जिनको हम शिल्पी और शिल्पकार कहते हैं। ये उन लोगों का अपमान है जिन लोगों की आजीविका के लिए हम आज संघर्ष की बात करते हैं, युवा दूसरे सब जो है, क्योंकि ये एक बहुउद्देशीय संस्थान है जिसमें काष्ठ शिल्प, पत्थर शिल्प, जिसमें वस्त्र शिल्प,
हर तरीके के सिर्फ आभूषण, सिर्फ ये सब की एडवांस ट्रेनिंग दे करके ग्रेजुएट्स तैयार किए जाते और ये एक प्रकार का राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित करने का लक्ष्य था, जिस लक्ष्य को इन्होंने वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है। उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है और आज तो सांकेतिक धरना है, मगर यदि सरकार नहीं चेती, कोई कदम नहीं उठाया तो हम 2 अक्टूबर से हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर बनी मज़ारों को तोड़ने का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से मुलाकात कर मज़ारों पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। विधायक और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि 2008 के बाद बनाई गई ऐसी मज़ारों पर ही कार्रवाई की जाए जहां पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जबकि दशकों पुरानी मज़ारों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पुराने धार्मिक प्रतीकों को ना तोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने सभी पक्षों के साथ बैठकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। उसके ऊपर विचार हुआ है, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। सभी लोग बैठकर एक बार फिर तय करेंगे और क्या होना चाहिए वो प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। पर प्रशासन ने जो है वो जो उनका सोचना है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनसे हमको अवगत करा दिया, हमको कॉपियां भी उनकी उपलब्ध करा दी हैं। इनको हम स्टडी करेंगे और हमने भी जो एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन होने का जो हमारे पास दस्तावेज था वो दस्तावेज हमने दे दिया है। अब देखते हैं बाकी जो रूपरेखा है कल वो प्रशासन के साथ तय हो। मज़ार जो उत्तराखंड के अंदर तोड़े जा रहे हैं, उसी सिलसिले में हरिद्वार में जो मज़ार तोड़ा जा रहा है जिसको लेकर नोटिस दिया गया है, तो उस सिलसिले में हम डीएम साहब से मिले थे कि सर ऐसी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन के मज़ार हैं, उन्हें नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये मज़ार पुराने हैं और इन्हीं की वजह से उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब कायम है। इन मज़ारों से सिर्फ मुस्लिम समुदाय की नहीं, हर धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। हर धर्म के लोग इन मज़ारों पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो उस सिलसिले में हमारी आज डीएम साहब से मुलाकात हुई थी। विधायक उमेश कुमार जी के साथ हम लोग आए थे, तो उसमें डीएम साहब ने हमें प्रस्ताव दिया है कि मज़ार शरीफ की शिफ्टिंग करा दी जाएगी। कहीं और सुभाष नगर का कोई कब्रिस्तान बता रहे हैं, वहां पर उसकी जो है शिफ्टिंग करा दी जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। बता दें कि चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वाहन नेशनल हाईवे नारसन से होते हुए देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। ऐसे में प्रशासन ने हाईवे के आसपास बने अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मंगलौर कस्बे में प्रशासन की टीम ने नगर पालिका की टीम के साथ मिलकर सर्विस लाइन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। उधर अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई के बाद व्यापारियों और प्रशासनिक टीम के बीच नोकझोंक हो गई, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर अतिक्रमण अभियान पर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर हाईवे पर किसी भी तरह का अतिक्रमण होने नहीं दिया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार आगे तक चलती रहेगी। देखिए आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो एनएच है, एनएच पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैडम देखा रहेंगे क्या करेंगे? ऐसा है, फिलहाल तो हम इसको भी वॉच करेंगे कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना होने पाए और यदि इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। विरोध तो देखिए अब करेंगे, जो अतिक्रमण करेगा वो तो विरोध करेगा ही। मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को श्रीनगर पुलिस चेकिंग कर रुद्रप्रयाग चमोली की ओर भेज रही है।
उधर नगर क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालयों, धर्मशालाओं और रैन बसेरों का प्रभारी उप जिलाधिकारी की ओर से निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने, जाम की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों को फूड पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित यात्रा करने की हिदायत दी जा रही है। सफाई का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ में पार्किंग में जो शौचालय लगे हैं तथा पूरे शहर भर में जो शौचालय हैं उनका निरीक्षण किया गया। अभी सफाई की व्यवस्था ठीक है हमारे यहाँ पर। इसके साथ साथ में आदरणीय जिलाधिकारी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में हमने आज लगभग 100 फूड पैकेट भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारे 4 धाम यात्री हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसा कि अभी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो जो हमारे देश के दूर दराज इलाकों से जो लोग श्रद्धालु आए हैं उनको हमने कुछ जो रिफ्रेशमेंट किट है या जो हमारी फूड किट है वो हमने वितरित की। इसमें अभी हमने यात्रियों को जब हमने फूड पैकेट वितरित किए उसके साथ साथ में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए बोला है तथा इसके साथ ही उनकी जो यात्रा है वो। हल्द्वानी में नहर कवरिंग कार्य कछुए की गति से भी धीमा चल रहा है। नगर निगम के बगल से सिंचाई विभाग की ओर से सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से किए जा रहे नहर कवरिंग कार्य में अब तक कुमाऊं कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी दर्जनों बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नहर कवरिंग कार्य 6 करोड़ 29 लाख की लागत से हो रहा है, जिसे 23 मई तक पूरा करने की डेडलाइन है, लेकिन वो खुद मान रहे हैं कि तब तक नहर कवरिंग का कार्य पूरा होना संभव नहीं है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जून महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक नहर कवरिंग के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। पहले पिडुल्ली के पास था, पिडुल्ली से पिछले साल हमें ये पैसा मिला करीब 6 करोड़ 29 लाख के आसपास। तो मई में इसका अनुबंध हुआ था, मगर बारिश की वजह से मई के बाद जुलाई में बारिश शुरू जाती है तो काम नहीं हो पाया था। तो नवंबर से काम शुरू हुआ और विधिवत काम उसके बाद कार्य हो पाया। बीच में भी बारिश मौसम खराब होने की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, काफ़ी अतिक्रमण था और काफ़ी संग्रह रास्ता है, दोनों ओर मकान है। डेडलाइन 23 मई की है, 23 की। तो कोशिश करेंगे वर्षा काल से इसे पहले पूर्ण कर दिया है जिससे लोगों को सुविधा मिल पाए। लेकिन लग रहा है कि 23 मई तक पूरा होने की 23 मई तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जून फर्स्ट वीक और जून सेकंड वीक तक कराने की हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद 15 जून के बाद बारिश का हो जाता है। तो उससे पहले कम से कम इसे चिनाई कार्य पूर्ण हो जाए। स्लैब तो बाद में जल्द जा सकते हैं। कलियर दरगाह शरीफ में आरटीआई लागू हो सकती है। दरअसल कलियर नगर पंचायत के सभासद एडवोकेट मोहम्मद दानिश ने वक्फ बोर्ड उत्तराखंड से कलियर शरीफ दरगाह में आरटीआई लागू करने की अपील 1 साल पहले की थी। हालांकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इस मांग को खारिज कर दिया था। सभासद ने बताया कि इसके बाद हमने ये अपील आयोग में दायर की थी और खुशी की बात है कि आयोग ने हमारी अपील को मंजूर कर लिया है, जिससे हमें उम्मीद है कि दरगाह में भी आरटीआई लागू होगी और दरगाह में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह आरटीआई रामबाण का काम करेगी। पहले से वक्फ बोर्ड में दरगाह में हमेशा से आरटीआई लागू होती थी और उस टाइम भ्रष्टाचार भी बहुत कम था, लेकिन जब से एक मैनेजर आए थे उन्होंने आगे कहा था क्योंकि दरगाह किसी तरह की कोई एड नहीं लेती है इसलिए इस पर आरटीआई लागू नहीं होती है। तब से यहाँ आरटीआई लागू नहीं होती। इस संबंध में मैंने जो है एक आरटीआई मांगी थी वक्फ बोर्ड से, जहाँ से मुझे यही रटाया जवाब मिला, जिसके बाद मैंने प्रथम अपील मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के यहाँ की थी, जिन्होंने मेरे सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर उन्होंने कहा था मेरी मजबूरी है क्योंकि आयोग से ऑलरेडी एक आदेश आया हुआ है, आयोग से ऊपर हम आदेश दे नहीं सकते, तो उन्होंने मेरी अपील खारिज कर दी थी। लेकिन उसके बाद हम लोग आयोग गए, हमने द्वितीय अपील वहां दायर की। उसमें आप सभी के लिए चैनल का खासकर धन्यवाद, इन्होंने पहले भी खबर चलाई। सभी के लिए खुशी की बात यह है कि वो अपील हमारी एक्सेप्ट हो गई है। 25 और 5 उसमें डेट लगी है, 25 मार्च, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ आर्गूमेंट करेंगे और इस मामले को जीतेंगे और दरगाह में दोबारा से आरटीआई लागू होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरटीआई का कानून लागू होना ही एक रामबाण इलाज है सभी भ्रष्टाचारों को खत्म करने का। छोटी छोटी लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि हम आरटीआई का कानून यहाँ लागू करवाएं और करवाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे जो साथी सभासदगण हैं, दानिश भाई, एडवोकेट दानिश भाई, वो और मैं दोनों ने इकट्ठे होकर जो है इस लड़ाई को जो है हमने उठाया और माननीय आयोग में भी हम 2-3 बार गए हैं और जो वहाँ हमारे परिचित कुछ अधिकारी थे हमने उनको भी फ़ोन से भी अवगत कराया। और यहाँ जो जितने भी भ्रष्टाचार हुए ना, अभी हाल ही में जो उर्स हुआ दरगाह साबिर पाक का, इसमें भी दुनिया भर के भ्रष्टाचार हुए।
मेरे द्वारा उसमें शिकायत भी की गई माननीय मुख्यमंत्री जी को और सीओ वक्फ बोर्ड तमाम अधिकारियों को और जो सूबे के हमारे सीएम है साहब है उनको भी शिकायत की गई यहाँ के भ्रष्टाचार की। तो इंशाल्लाह में उम्मीद है बहुत ही जल्दी जो है यहाँ सूचना का अधिकार। उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यमों से साइबर अपराधी तेजी से लोगों की अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। लिहाजा कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भवड़े ने साइबर अपराधों की लंबित विवेचना की समीक्षा करते हुए कुमाऊं मंडल में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारियां होनी हैं तो तत्काल गिरफ्तारियां करें और जिन मामलों में चार्जशीट लगाई जानी है तो उनमें चार्जशीट की कार्रवाई की जाए। रीजन में जो 420 के साइबर फ्रॉड के और जो धोखाधड़ी के ऐसे मामले हैं 420 के, तो इसके जो है कल हल्द्वानी कोतवाली सर्कल के जो है वो मैंने कल रिव्यू किया। 35 मामले थे हल्द्वानी कोतवाली में जो इस तरीके से जो ज़्यादा अमाउंट के 5 लाख से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड है और धोखाधड़ी भी जो है 5 लाख से अधिक की है। तो ऐसे मामले जो जिसमें पीड़ित परेशान है और जिनको न्याय नहीं मिला या जिसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है या बहुत टाइम से जो है विवेचना पेंडिंग है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि विवेचक भी कई बार जो है विवेचनाओं को पेंडिंग रखते हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ संलिप्तता भी जो है उसका भी देखा गया है कि कहीं ये तो नहीं है कि मतलब क्यों पेंडिंग है, उसका भी देखा गया है। और सबको जो है मेरे द्वारा कल एक टारगेट दिया गया है कि जो है कम से कम जो है ये किसी को 15 दिन का, किसी को 1 महीने में अगर वो अरेस्टिंग करे या तो विवेचना निस्तारण करे या चार्जशीट लगाए। और जो भी है मामले कई खुलासे भी नहीं हुए, कई सारे साइबर फ्रॉड के ऐसे मामले हैं जो अभी खुलासे के लिए पेंडिंग है, तो उसमें एक साइबर टीम बनाकर जो